आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर से दूर दराज के हिस्सों में, अगर हेल्थ से रिलेटेड कोई परेशानी होती है तो होता ये था कि पहले जो लोग हैं उनको बड़े बड़े मेट्रो शहरों में आना पड़ता था, या सुपर हॉस्पिटलिटी जो हॉस्पिटल होते थे उनमें आना पड़ता था। लेकिन अगर एआई इक्विपमेंट से लैस कोई उपकरण अगर ग्रामीण इलाके में भी होगा तो वहां पता लगाया जा सकता है, एक मामूली से जो मेडिकल जो स्टूडेंट है उसके माध्यम से, कि कौन सी बीमारी है, और उस बीमारी के बाद उस व्यक्ति का जो इलाज है वो दूसरे या बढ़िया अस्पताल में किया जा सकता है। उसका समय भी बचेगा और इसके साथ साथ जो बीमारी है वो भी जल्दी पकड़ में आएगी। इसी के साथ आप देखें कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पूरे भारत का इस समय बना हुआ है, और डिजिटल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि भारत ने हासिल की है। और ये डिजिटल एक तरीके से हाईवे का काम करेगा एआई के लिए, क्योंकि देश के अलग अलग व्यक्तियों के हाथों में मोबाइल है और वो तमाम सेवाएं और सुविधाएं उस एआई के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो एआई कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा चैलेंज हो, बहुत बड़ा खतरा हो, बल्कि एआई भारत के लोगों के लिए, उनकी सहायता के लिए और सुविधाओं में और ज्यादा बढ़ोतरी के लिए काम आएगा। ये तमाम तरह के जो सॉल्यूशन है वो एआई इस समय पेश करता है, और प्रधानमंत्री इन तमाम स्टार्टअप जो खासतौर से भारत के अलग अलग हिस्सों से आए लोगों ने यहाँ पर लगाए, उनसे बात करते हुए उनके अनुभवों को समझते हुए कि किस तरीके से ये स्टार्टअप, ये किस तरीके से ये एआई भारत के विभिन्न क्षेत्रों में काम आ सकता है, और कैसे हम एआई को साउथ ग्लोबल में एक तरीके से भारत अपने आप को लीडर के तौर पर पेश कर सकता है, और पूरे देश और दुनिया को एक बेहतर एआई सॉल्यूशन दे सकता है। जी नीरज, हमारे साथ अजय मिश्र भी जुड़ गए हैं। अजय, प्रधानमंत्री इस समय इस एक्सपो का अवलोकन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री सर्वम गए, और सर्वम को लगातार ये माना जा रहा है कि भारत के सर्वम एआई ने गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी को पीछे छोड़ दिया है। किस तरह से सर्वम काम करता है, किस तरह से इसने दुनिया में अपनी धाक जमाई है, जानना चाहेंगे। देखिए, अगर सर्वम की बात की जाए स्पेसिफिकली तो देश का पहला सॉवरेन एआई मॉडल बनाने का काम एक ऐसे स्टार्टअप को सौंपा गया, और एक स्टार्टअप कंपनी पर भरोसा जताया सरकार ने, और सर्वम को चुना गया बहुत ही रिग्रेस प्रोसेस के बाद में। और सर्वम ने वो करके दिखाया है जो पूरी दुनिया में अभी तक बड़ी बड़ी एआई कंपनियां नहीं कर पाई। मिसाल के तौर पर जो मल्टी लिंग्विस्टिक ट्रांसलेशन की सुविधा है और एआई इंटरप्रिटेशन की सुविधा है, ऑन द गो आपके रियल डबिंग की सुविधा है, ये सारी की सारी सुविधाएं सर्वम ने अपने बलबूते और भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए पूरी की हैं। और जिस तरह से हमने देखा कि बुलबुल के नाम से जो सर्वम ने अभी लॉन्च किया है पूरा का पूरा मल्टीलिंगुअल सिस्टम, ये पूरे भारत को एक साथ जोड़ता हुआ नजर आएगा। आप सोचिए कि पूरा का पूरा एआई मॉडल पीछे काम करता हुआ है, आपके हर उस प्रश्न का जवाब देगा एआई के माध्यम से, जो दुनिया के किसी दूसरे कोने में दूसरे चैटबॉट्स नहीं दे सकते हैं। तो अगर एफिकेसी की बात की जाए तो आपके जेमिनी थोड़ा बहुत उसके करीब आता है, लेकिन बाकी जो दूसरे चैटबॉट्स हैं वो उसके सामने बिल्कुल नहीं ठहरते हैं। तो 93% से ज्यादा एक्यूरेसी इस सर्वम की बताई जा रही है। इसका ऑडियो वर्जन अलग है, इसका वीडियो वर्जन अलग है, और बुलबुल जिसको हम बात कर रहे हैं जो कि मल्टीलिंगुअल आपके जो आप सवाल करते हैं उसको स्थानीय भाषा में आपको जवाब देता है। ऐसी सुविधा दूसरे जो वेस्टर्न कंट्रीज के जो सोल्यूशंस है हमारे पास उसमें उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उनको भारतीय स्थानीय भाषाओं की जानकारी नहीं है। तो भारत के जो ग्रैंड चैलेंजेस हैं उनको सॉल्व करता हुआ ये सर्वम बहुत बड़ा। बिल्कुल अजय, हम लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री जिन जिन स्टॉल्स पे पहुंचे हैं उसी में से भारत जेन पे प्रधानमंत्री मौजूद हैं अपने इस अवलोकन के दौरान। तो चाहेंगे कि आप शोध एआई और भारत जेन को लेकर दर्शकों को बताएं कि किस तरह से ये एआई की दुनिया में एक बड़ा बदलाव लेके आ रहा है। तो सर्वम और भारत जेन दोनों ने ही मिलकर के जो भारत का जो एआई अपना जो सॉवरेन मॉडल सिस्टम है जिसकी लॉन्चिंग भी की जाएगी। मुझे लगता है कि जिस दिन प्लानरी होगा उस दिन भारत की तरफ से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही तरीके के जो सॉल्यूशंस हैं वो दुनिया के सामने रखे जाएंगे। और अब तक देखा है आपने कि भारत ने हार्डवेयर में बहुत कम
अपना नाम किया। सॉफ्टवेयर में हम बड़े सुपर पावर माने जाते हैं, लेकिन एआई की अगर हम बात करें तो हम शुरू से ही वो मैन्युफैक्चरिंग की बस को मिस नहीं करना चाहते और इसलिए हम डेटा सेंटर बनाने पर फोकस कर रहे हैं। डेटा सेंटर की कॉस्ट पूरी दुनिया के मुकाबले आधी है। अगर आप जीपीयूज की बात करें तो 30% 40% पूरे ग्लोबल कॉस्ट में हम बनाने के लिए रेडी हैं। और इस तरह से ग्लोबल साउथ या फिर अपने ही देश के जो ग्रैंड चैलेंजेस है, जिन ऐसे मॉडल पर भारत काम कर रहा है जो स्केलेबल हो। हमें ऐसे बड़े एआई मॉडल की जरूरत नहीं है जो वेस्टर्न कंट्रीज में पाए जाते हैं, बहुत ही ज्यादा कॉस्टली हैं। आप सोचिए कि अगर आपको केवल ऑडियो विजुअल के लिए 30-40 एप्स को या एआई टूल्स को हर महीने कुछ न कुछ सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे देने पड़े तो आपके लिए बहुत ही कॉस्टली अफेयर हो जाता है इस तरह का। जबकि भारत को ऐसे मॉडल चाहिए जो कि स्केलेबल हो। तो ये जो भारत आपने जो जिक्र किया कि सर्वम और साथ ही साथ जो भारत जेन है, ये मिलकर के जो परम 2 सुपर कंप्यूटर है, वो हार्डवेयर की दुनिया में बिना इंटरनेट के अगर आपको वो सारे की सारी सुविधाएं देता है, सारे के सारे सॉल्यूशंस देता है, सवालों के जवाब देता है, वो भी आपके स्थानीय भाषा में सर्वम के साथ मिलके, तो वाकई इसे आप एक बड़ी क्रांति कह सकते हैं। और स्पष्ट तौर पर भारत ने कह दिया है कि हमें ऐसे कॉस्टली मॉडल्स की जरूरत नहीं है। भारत अपनी शर्तों पर अपने खुद के सॉवरेन मॉडल को डेवलप करेगा और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि भारत उसमें एक लंबी छलांग ले चुका है। और अगले 15 से 20 वर्ष अगर आप माने तो भारत में ऐसे एआई मॉडल होंगे जो न सिर्फ भारत के ग्रैंड चैलेंजेस का सलूशन स्थानीय तरीके से देंगे, बल्कि जो ग्लोबल साउथ की लोकल प्रॉब्लम्स हैं, लोकल चैलेंजेस हैं, उनको लोकली सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। अजय, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री वहां पर जिन भारतीय और दूसरे एआई मॉडल्स का वहां पर अवलोकन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री ये कहते रहे हैं कि एआई फॉर ऑल, ये किस तरह से वहां पर परिलक्षित होते हुए दिख रहा है आपको? देखिए, अगर आपको याद होगा पेरिस में जो हमने को होस्ट किया था पिछली एआई समिट में, उसमें प्रधानमंत्री ने रिस्पॉन्सिबल एआई की बात की थी। उसमें प्रधानमंत्री ने एक ऐसे एआई मॉडल की बात की थी जो सभी के हित के बारे में सोचे। और यही भारत के इस पूरे इम्पैक्ट समिट का उद्देश्य भी है कि हम एक इम्पैक्ट क्रिएट करें। आपको याद होगा जब पहली बार एआई समिट आयोजित की गई लंदन में, तो उसमें कुछ चुनिंदा कंपनियों ने एक तरह से हिस्सा लिया था। बहुत ही छोटी गैदरिंग थी। सियोल में बहुत ज्यादा जो फोकस रहा था वो टेक्नोलॉजी पे था। उसके बाद जो पेरिस में हुआ, पेरिस में आप देखिए तो जो अमेरिका के एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने रेगुलेशन को लेकर के बात की, क्योंकि वो बात करना चाहते थे कि उनके जो देश के प्रोडक्ट हैं वो दूसरे देश में ज्यादा रेगुलेट ना किए जाएं। तो उन्होंने यूरोपियन यूनियन की निंदा की इस बात को लेकर के कि उन्होंने एआई को लेकर के क्यों ओवर रेगुलेशन कर दिया। भारत में जो इम्पैक्ट समिट हो रहा है ये एक तरह से पूरा ग्लोबल समिट है, पहला ग्लोबल समिट कह सकते हैं आप इसको, जिसमें किसी कंपनी विशेष के हितों का ध्यान में न रख के भारत पूरे विश्व की बात करता है। सर्वजन सुखाय सर्वजन हिताय की बात इसीलिए कहता है कि हम एक ऐसे मॉडल पर काम कर रहे हैं जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी में विश्वास रखता है। वेस्ट का मॉडल है ऋतु कि आप प्रॉफिट के लिए काम करते हैं। कुछ कंपनियां, 5-6 बड़ी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट करती हैं, जिसमें स्टेट का भी पैसा लगता है, प्राइवेट एंटरप्राइजेस का भी पैसा लगता है। उसके बाद वो एक सोल्यूशन बनाती हैं। वो सोल्यूशन फिर बाजार की खोज में पूरी दुनिया में जाता है, यूजर्स बनाता है, पहले फ्री में देता है, उसके बाद आपसे पैसे वसूलता है। ये उनका मॉडल है फॉर प्रॉफिट। दूसरी तरफ चीन का मॉडल है जिसमें सभी लोगों को संदेह है कि भाई उनके डेटा के साथ क्या हो रहा है, उनके प्राइवेसी के साथ क्या हो रहा है, किसी तरह का सिक्योरिटी ब्रीच या सॉवरेनिटी के ऊपर खतरा तो नहीं है। भारत एक ऐसा सोल्यूशन देता है जिसमें आप ट्रस्ट भी कर सकते हैं और जिसको आप सेफ भी मान सकते हैं। और इसीलिए पूरी दुनिया भारत पे भरोसा करती है कि क्या आप जो एआई इस्तेमाल कर रहे हैं वो सेफ है, क्या जो एआई आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ट्रस्टेड है। ये भारत इन दोनों सवालों का जवाब देता है कि भारत में जो मॉडल विकसित किए जाएंगे वो पूरी तरह से सुरक्षित होंगे। और इसीलिए जो डेटा सेंटर भारत में बन रहे हैं, दुनिया उस पर भरोसा करती है और भारत को एक ट्रस्टेड पार्टनर के रूप में मानती है। और ये जो स्टार्टअप्स की दुनिया से रूबरू होते हुए प्रधानमंत्री आपको दिख रहे हैं, एक बहुत बड़ी मिसाल है। 10 साल पहले स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई थी, आज एआई पहला समिट हो रहा है। 10 साल बाद आप देखेंगे कि शायद जो 1 लाख 1.5 लाख हम यूनिकॉर्न्स और स्टार्टअप की बात आज आप कर रहे हैं, इतने ही बड़े स्केल पर आपको देश का एआई सिस्टम पूरी दुनिया में छाता हुआ दिखाई देगा। जी अजय, एआई सॉल्यूशंस को लेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी की बात हो रही थी, लेकिन भारत में इस एआई समिट के साथ अब किस तरह से एआई सॉल्यूशंस सबको उपलब्ध हो, किसी तरह का भेदभाव ना हो, इस पे सबसे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री जिन तमाम एआई सॉल्यूशंस का आज अवलोकन कर रहे हैं, उसमें एक एआई सॉल्यूशन है
वाधवानी एआई का, जो कि नवजात शिशुओं के लिए है कि उनको कैसे मालन्यूट्रिशन से बचाने के लिए जल्दी उनका मापन किया जा सके, और इसको शिशु मापन ही कहा गया है। जो 5 राज्यों में इस समय इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, 11,927 एक तरह से बच्चों पर इसका एक बेहतर असर देखा गया है। तो कैसे ग्रामीण इलाकों में, और खासकर ग्लोबल साउथ की भी जब हम बात करते हैं, तो विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए कितना उपयोगी होने जा रहा है ये पूरा एक्सपो? जी, तो जिस तरह से हमने पहले चर्चा की ऋतु जी की, ये भारत जो गवर्नेंस है, सबसे पहले एआई का इस्तेमाल गवर्नेंस में होगा। सरकार की जो सेवाएं पहुंचती हैं उसमें एआई का इस्तेमाल कैसे किया जाए। आप देखेंगे बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें एआई का इस्तेमाल किया जाएगा डुप्लीकेशन हटाने के लिए, जो इंटेंडेड बेनिफिशियरी है उस तक पैसे पहुंचे। यहाँ तक ये भी बात हो रही है कि जो राशन की व्यवस्था है, अभी पायलट शुरू किया गया है गुजरात में, कि राशन आपको सीधे न दिया जाए, एआई के जरिए आपको सिर्फ टोकन दिए जाए या कुछ पैसे आपके अकाउंट में दिए जाए, और उसको बाद जाकर के आप किसी भी दुकान से कुछ भी आप खरीद सकते हैं, उचित मात्रा में आपको मिल सकते हैं। यही बात हेल्थ के क्षेत्र में, यही बात एजुकेशन के क्षेत्र में, सबसे बड़ी बात जो फार्म सेक्टर हमारा है उसमें एआई को कैसे इस्तेमाल किया जाए उस पर फोकस होने जा रहा है। तो जो आपने बच्चों की मलन्यूट्रिशन का जिक्र किया, बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि पहले से ही पता लगा पाना बच्चों की सेहत के बारे में, उनको कौन से न्यूट्रिशन दिए जाने चाहिए और कैसे सप्लीमेंट्स की जरूरत है। और उसी में जो हमारा मल्टीलिंगुअल मॉडल आता है वो आता है कि अगर माँ घर पे कोई बड़ा नहीं है तो वो बिना इंटरनेट के जरिए भी अपने लोकल मोबाइल, छोटे से मोबाइल में वो सवाल कर सकती है माँ कि मेरे बच्चे को दस्त हुआ है तो मैं क्या कर सकती हूँ इसके लिए, डायरिया के क्या सॉल्यूशंस मेरे घर में मौजूद हैं। और वो उनकी स्थानीय भाषा में ही उनको बताता है कि आपको अमुक किसी ORS पैकेट या किसी ऐसी दवाई का सेवन करना है जो आपके लिए सेफ हो। तो इस तरह के जो हेल्थ सोल्यूशन है, उसी तरह से एजुकेशन में कैसे आप नई शिक्षा नीति में क्लास 3 से ही आप एआई को इंट्रोड्यूस करते हैं, क्लास 6 से आप स्किलिंग की बात करते हैं, अपस्किलिंग की बात करते हैं, रीस्किलिंग की बात करते हैं। ये एजुकेशन क्षेत्र में सरकार ने बहुत ही गंभीरता से लिया है, और आज भी बड़ा बयान MOS की तरफ से आया है कि सरकार बहुत ही गंभीर है एजुकेशन में एआई को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आगे जाते हुए मुझे बताया गया कि भारत विस्तार, जिसका जिक्र बजट में किया गया है, भारत विस्तार के लिए एक अलग से फंड की व्यवस्था की गई है, जिसमें एआई के जरिए किसानों से बात करने की कोशिश की जाए। मुझे लगता है 1-2 दिन में जयपुर में इसकी शुरुआत होनी है भारत विस्तार के जरिए, जिसमें मेरे ख्याल से जो उनका नाम है भाषिनी या नहीं, भारती नाम के एआई चैटबॉट आपके किसानों की जो समस्याएं हैं उसको सुनता हुआ नजर आएगा। तो एग्रीकल्चर हुआ, हेल्थ हुआ, एजुकेशन हुआ और गवर्नेंस, इसमें आपको शुरुआती दौर में एआई का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल होते हुए दिखेगा। और फिर हम कंट्री स्पेसिफिक ग्लोबल साउथ की लोकल समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उनको अफोर्डेबल और एक्सेसिबल एआई मॉडल्स दे सकते हैं। उसी को शोकेस करने के लिए भारत न केवल सॉफ्टवेयर बल्कि हार्डवेयर की दिशा में भी बड़ी शुरुआत करने, बड़े लॉन्चेस की तैयारी में है इस पूरे एआई समिट के दौरान। ठीक है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड एसपी कोचर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कोचर साहब, अगर यहाँ पर आपसे जानना चाहें, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि कितने अच्छे और लोगों के काम आने वाले एआई यहाँ पर विकसित किए गए हैं, प्रधानमंत्री उनका अवलोकन भी वहाँ पर कर रहे हैं, हम वहाँ उस वक्त के वो दृश्य हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि इसके लिए सरकार का जो प्रोत्साहन है वो कितना महत्वपूर्ण था? पिछले 10 साल में जो प्रोत्साहन मिला है, चाहे हम स्टार्टअप्स की बात करें या एआई की बात करें, वो किस तरह से मिला कि आज हम जो ये देख रहे हैं अपने सामने, इस तरह के एआई और स्टार्टअप से यहाँ पर विकसित किए गए हैं, क्या कुछ कहेंगे आप प्रोत्साहन को लेकर के? बिना सरकार के प्रोत्साहन के तो ये संभव ही नहीं था। तो सरकार के प्रोत्साहन से एक तो मौलिक प्रोत्साहन मिला स्टार्टअप्स को, दूसरा उनको इमोशनल बैकअप मिला, तीसरा उनको मार्केट मिली। अब जिस तरह से वो यहाँ डिस्प्ले कर रहे हैं, अगर प्रोत्साहन नहीं होता तो यहाँ अपने प्रोडक्ट्स नहीं ला पाते। और ये देखिए कि जो जितने प्रोडक्ट्स आए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स स्टार्टअप से आ रहे हैं और सब इम्पैक्ट ओरिएंटेड है। उसमें कोई ये नहीं बोल रहा है मैंने ये टेक्नोलॉजी यूज किया, मैंने ये डेटा सेट यूज किया, मेरे को इतने कैपेसिटी का नेटवर्क चाहिए या इतना बड़ा डेटा सेंटर चाहिए, उसके बारे में कोई नहीं बोल रहा है। सब ये बोल रहे हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो रहा है हमारे सोशल फैब्रिक पे। तो वो एक बहुत बड़ी चेंज है। पहले ये बोला जाता था कि हमारा रोड मैप ये होगा, 1 साल में हम ये करेंगे, 2 साल में ये करेंगे, कोई भी इम्पैक्ट के बारे में, आउटकम के बारे में नहीं बात करता। अभी उल्टा हो गया, अभी आप इम्पैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और इम्पैक्ट को लेकर फिर उसके पीछे पीछे टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है वो चीजें निकल के आ रही हैं।
और ये इसमें स्टार्टअप इकोसिस्टम और एमएसएमई ही ज्यादा कार्य कर सकते हैं, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ माइंड जितनी उस स्फीयर में है उतनी लार्ज कंपनी में नहीं हो सकती। ये बहुत बहुत अहम चेंज हम देख रहे हैं। ठीक है, प्रणव आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रणव, आपका खुद का स्टार्टअप है, आप इसको इतने आगे तक लेके आए हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे कि पिछले 10 साल में जिस तरह से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए और क्या कुछ एआई को लेकर के आप किस तरह से इसको एक्सप्लेन करेंगे, जो आपको एक सरकार से प्रोत्साहन इस तरह के लोगों को मिला है जो एआई डेवलप कर रहे हैं? देखिए, जब से हमारा स्टार्टअप मूवमेंट चालू हुआ है 16 जनवरी 2016 से, तब से एक जो शिफ्ट आया है देश के युवा में, वो ये था कि पहले उसके माँ बाप के पास अगर वो जाता था, कहता था कि मेरे को अपनी नौकरी छोड़नी है और मेरे को अपना कुछ चालू करना है, तो पहले उसे नकार दिया जाता था। उसे कहा जाता था कि आप नौकरी करो, वो ज़्यादा स्टेबल है। आज जब से 16 जनवरी के मंच पे 2016 में हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे रितेश अग्रवाल के साथ, जिन्होंने ओयो चालू किया, और बाकी लोगों के साथ, और बोला कि जैसे ये लड़के के दिमाग में ये आइडिया आया वैसे मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, तो पहली बार देश के जो पेरेंट्स हैं उनके दिमाग में ये यकीन बैठा कि स्टार्टअप एक वाइबल ऑप्शन है, जो कभी उनके दिमाग में पहले था ही नहीं था। पहले सिर्फ नौकरी के पीछे लोग जाते थे। जैसे ही वो माइंड शिफ्ट हुआ, उसके बाद से लोग सोचने लगे, अपने बच्चों को अलाउ करने लगे और लोग स्टार्टअप की तरफ बढ़ने लगे। उसके बाद क्या हुआ, अटल टिंकरिंग लैब्स, नीति आयोग और फंड ऑफ फंड्स और जो गवर्नमेंट की सारी स्कीम्स लॉन्च हुई स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने के लिए, उससे एक प्रोत्साहन मिला लोगों को कि हम स्टार्टअप में आगे बढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट की तरफ से वेवर्स मिले, उनको सपोर्ट मिला, ऐसे कंसल्टेंसीज मिली, जो उसके हिसाब से लोगों ने आगे बढ़ना चालू किया। इसी तरीके से एआई के क्षेत्र के अंदर पिछले कई सालों से गवर्नमेंट का फोकस रहा है। और अभी इस समिट से जो हमारा डायरेक्शन सारे स्टार्टअप्स को इंडिया में मिल रहा है, वो ये है कि एक तरीके से एक विजन है कि हमें एआई के क्षेत्र में वर्ल्ड के नंबर 1, 2 और 3 के रैंकिंग में ही रहना है, और हो सके तो सेकंड या फर्स्ट रैंकिंग तक भी पहुंचना है, और अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है। जैसे कि बोला गया कि हमें 5 लेयर्स पे काम करना है, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो चिप हो, और चाहे वो मॉडल्स हो, और चाहे वो एप्लीकेशन हो। और कहा जाता है कि इंडिया हमेशा एप्लीकेशन के लेयर पे सबसे आगे रहेगा वर्ल्ड में, बिकॉज हम लोगों को पता है कि चलिए मॉडल अगर किसी ने बनाया है, एक तो क्या है कि हम उस मॉडल पे रिलाई नहीं करेंगे, हम अपने मॉडल्स बनाएंगे, बट वो मॉडल्स से आरओआई नहीं निकलता। मॉडल्स बहुत चीप मिलते हैं मार्केट में, लेकिन जो असली में आरओआई निकलता है वो एप्लीकेशन से निकलता है, कि उस मॉडल को इस्तेमाल कैसे किया जाए, लोगों के बेनिफिट के लिए यूज कैसे किया जाए, वो एजुकेशन के क्षेत्र में हो जैसे, या फिर हम कॉलेजेस को जैसे हेल्प कर रहे हैं जॉब्स के क्षेत्रों में या हेल्थ केयर के क्षेत्रों में, तो उसको एप्लीकेशन लेयर पे भारत सबसे आगे निकलेगा वर्ल्ड में, ऐसा विजन रखा गया है। और इस इवेंट की वजह से वो विजन मुझे साकार होते हुए दिख रहा है। अजय हमारे साथ बने हुए हैं। अजय, अगर भारत का एज की हम बात करें एआई के सेक्टर में, तो एक विश्वसनीय ग्लोबल डिजिटल कैपेबिलिटीज वाले एक ऐसे भागीदार के रूप में रहा है। ऐसे में भारत के लिए एआई के क्षेत्र में कंपटीशन के साथ साथ वो क्या चुनौतियां भी हैं सामने, जिनको ध्यान देने की जरूरत है? अगर चुनौतियों की बात करें तो सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करें और एक इकोसिस्टम को क्रिएट करें भारत में एआई जो कंपनीज हैं उनके लिए उनको बढ़ावा देने के लिए। तो मुझे याद आता है कि जब हमने भीम ऐप लॉन्च किया था, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया था जो एक ओपन सोर्स मॉडल था, और जो उसमें हमने इन्वाइट किया कि हम पेमेंट जो डिजिटल पेमेंट है उसको डेमोक्रेटाइज करना चाहते हैं, क्योंकि जो कैशलेस अर्थव्यवस्था है उसको बढ़ावा देना था हमें। तो उस डीपीआई के प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे बैंक्स आए, जितने प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं, पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, एनबीएफसी, सारे के सारे उस पेमेंट गेटवे पे आए। उसके बाद जितने पेमेंट करने वाली कंपनियां थी उन्होंने उस भीम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया और फिर कंज्यूमर्स ने आकर के उसको डेमोक्रेटाइज किया। तो एक तरह से आप देखिए उसका नतीजा ये हुआ कि जितने भी रियल टाइम डिजिटल पेमेंट होते हैं उसमें 50% तक करीब केवल भारत में ही होते हैं। तो ये अपने आप में एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉडल था, जिसमें G20 के दौरान भी इसको शोकेस किया गया, और अभी एआई समिट में भी उसी को रेप्लिकेट करने की कोशिश की जा रही है। तो हम एक अपना कंप्यूट एक अपना कॉमन कंप्यूट बनाना चाहते हैं, जिसमें हम वो सारे के सारे एआई टूल्स
उपलब्ध कराएंगे, जिसका इस्तेमाल स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, रिसर्चर्स भी कर सकते हैं, स्टार्टअप कंपनियां भी कर सकती हैं, और जो एप्लीकेशन तैयार करना चाहती हैं कंपनियां एआई के क्षेत्र में, वो भी कर सकती हैं। तो आगे चल करके जिस तरह से आपने देखा कि स्टार्टअप कंपनियों की संख्या में अभूतपूर्व बढ़ोतरी हुई और उसमें बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टमेंट आया, वही उसी तरह की कहानी हम एआई में दोहराना चाहते हैं। और जो नंबर्स हैं, मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा इंप्रेसिव होंगे आगे चलते हुए। ये चैलेंजेस में सबसे बड़ा चैलेंज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। स्टेट पॉलिसीज को कुछ चेंज करना होगा, इसकी भी बात की जा रही है। आगे जाते हुए जो मैन पावर है उसको कैसे हम अपस्किल करें और रीस्किल करें, जिससे कि हम इस्तेमाल कर पाएं अपने जो इमर्जिंग चैलेंजेस हैं उनको लेकर के। तो ये और इन सारी चीजों को देखते हुए हम अपने कंपनियों के लिए भी एक ऐसे बाजार को क्रिएट कर पाएं जो कि यूनिवर्सल गुड को बढ़ावा दें और एक रिस्पॉन्सिबल एआई को बढ़ावा दें। ठीक है, नीरज हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, आप वहाँ पर मौजूद हैं, जो भी वहाँ पर एआई स्टार्टअप्स का वहाँ पर जो प्रदर्शनी लगी हुई है, विभिन्न क्षेत्रों की हम बात करें, चाहे हम डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, सबका कहीं ना कहीं एक तरह का सॉल्यूशन वहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ आप कहेंगे नीरज, जो कुछ आप देख रहे हैं वहाँ पर? देखिए, बिल्कुल सॉल्यूशन मौजूद है, और इसके साथ साथ ही एआई के क्षेत्र में हम किस तरीके से भारत के अंदर और भारत के लोगों को उसका जो लाभ है और सुविधा है वो दे सकते हैं, वो भी यहाँ पर सॉल्यूशन है। आपने देखा कि किस तरीके से एग्जीबिशन में प्रधानमंत्री पहुंचे, चाहे वो सर्वम के पवेलियन की बात हो, मैसी के पवेलियन की बात हो, मेटा है, बदानी के पवेलियन की बात हो, एचसीएल, एयरटेल, एनवीडिया, गूगल, टाटा एआई इनोवेशन, टाटा एआई के क्षेत्र में किस तरीके से काम कर रहा है, वहां पर जो लोग हैं किन किन इनोवेशंस पर काम कर रहे हैं, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री ने बात की। इसके साथ साथ ही हमने देखा है कि रिलायंस इंटेलिजेंस किस तरीके से एआई के क्षेत्र में काम कर रहा है। और खासतौर से मैं बागवानी की अगर मैं बात करूं कि ये एक इस तरह का एआई टूल है कि जो न केवल शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में और कृषि के क्षेत्र में जो काम है वो करता है। खासतौर से आप देखें कि हेल्थ सेक्टर में टीबी को किस तरीके से नियंत्रित किया जा सकता है, माता और शिशु के स्वास्थ्य के लिए एआई का समाधान किस तरीके से हम कर सकते हैं। और खासतौर से अगर हम कृषि की बात करें तो कृषि में कपास है, उसके कीट प्रबंधन का किस तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। एआई टूल को किसान मौसम की जानकारी, और हमने देखा है कि बड़ी संख्या में जो फसल है वो कीट के कारण उसका नुकसान हो जाता है, तो उसको किस तरीके से उसका एआई समाधान दे सकता है, क्या क्या उपाय हम लोग कर सकते हैं। तो ये जो बागवानी एआई है 2026 तक जो लक्ष्य है 190 मिलियन लोग हैं उन तक पहुंचने का। इसके साथ साथ ही अजय हमारे कॉरेस्पोंडेंट सर्वम एआई के बारे में बता रहे थे। मैं आपको बता दूं कि दुनिया भर के जो तमाम एआई हैं वो ऑनलाइन मोड पर काम करते हैं, लेकिन सर्वम एक ऐसा एआई है जो ऑफलाइन भी काम करेगा। इसको आप स्मार्टफोन से लैपटॉप पर सीधे रन कर सकते हैं, क्लाउड सर्वर या इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं होती। और एआई जो सर्वम है इसका जो मकसद है वो एआई को और ज्यादा तेज और ज्यादा जो प्राइवेसी है और रोजमर्रा की जो तमाम डिवाइस हैं उसमें इस्तेमाल करने जो लायक है वो बनाता है। तो अपने आप में कह सकते हैं कि दूसरे एआई सॉल्यूशन से एक अलग तरह का सॉल्यूशन जो सर्वम है वो पेश करता है। डेटा प्राइवेसी इससे मजबूत होती है। तो ये तमाम तरह के जो उपाय हैं वो यहाँ पर इस समय हमने देखा है कि 600 के करीब जो स्टार्टअप हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उन्होंने अपनी जो एग्जीबिशन है वो लगाई है। और भारत आप देखें कि एआई के क्षेत्र में किस तेजी के साथ काम कर रहा है। एक तरीके से हमने देखा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में हमारी जो शिक्षा नीति है किस तरीके से इनमें पहल की जा रही है। और आप देखें कि एआई के क्षेत्र में आप भारत के दूरस्थ इलाकों में, चाहे हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें, आप जैसलमेर और मध्य प्रदेश के उन ग्रामीण इलाकों, छत्तीसगढ़ में उन ग्रामीण आदिवासी इलाकों तक आप चले जाइए जहां पर अभी भी आप देखें कि एआई का उतना ज्यादा जो प्रयोग है वो नहीं हुआ है। तो अब हम स्थानीय भाषा में, क्योंकि एक बड़ी समस्या ये आती थी कि जो विदेशों से हमारे पास जब टेक्नोलॉजी आती थी उसमें हमारी भारतीय भाषाओं की एक समस्या थी, या तो इंग्लिश में वो समाधान पेश करते थे या बहुत सारे हिंदी में करते थे। लेकिन आप देखें कि ये तमाम, चाहे हम सर्वम की बात करें, 11 भाषाओं में
जो तमाम जवाब और उसका जो समाधान है वो पेश करता है। तो आप सोचें कि ग्रामीण इलाके के लोग जो कृषि की जानकारी अपनी भाषा में, राजस्थानी भाषा में जानना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ी भाषा में जानना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि स्वास्थ्य से संबंधित अगर कोई किसी तरह की परेशानी है तो उनकी स्थानीय भाषा में उनको जवाब मिल जाए, उनका जो समाधान है वो उनके आसपास की चीजों से उपलब्ध हो जाए। तो ये अपने आप में एक क्रांति है। और भारत, आप ये समझें कि आने वाले समय में एआई के क्षेत्र में पूरी दुनिया में एक अग्रणी भूमिका निभाएगा। आज भी हम देखें अमेरिका और चाइना के बाद तीसरे नंबर पर है, और जिस तेजी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार स्टेप उठाते हैं, आप देखें कि डिजिटल में हमने क्रांति करी है। कितने बड़े संख्या में जो लोग हैं उनको डिजिटल मंच से जोड़ा है। हमने कभी कल्पना नहीं करी थी कि एक सब्जी वाला, एक ठेले वाला डिजिटल जो पेमेंट है वो लेगा। एक बड़ा सुधार, एक बड़ा बदलाव हमने पूरे देश में देखा है। और तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में एआई के क्षेत्र में भी एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, और उसका जो फायदा है वो लोगों को मिलेगा, क्योंकि एआई नौकरी जनरेटेड ही है। इससे किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। आपको अगर थोड़ी सी स्किल आप अगर बेहतर कर पाए तो निश्चित तौर पर एआई से बेटर कुछ नहीं है, और एआई से बेटर जो नौकरियां हैं पूरी दुनिया में आप लोगों के सामने रहेंगी। तो ये एक बड़ा उदाहरण है, और भारत एक लंबी छलांग लगाने जा रहा है एआई के क्षेत्र में। ठीक है, अजय हमारे साथ बने हुए। अजय, अभी जब आपसे हम बात कर रहे थे, जो चुनौती की आप बात कर रहे थे, भारत में खासकर जमीनी स्तर पर उन तमाम जरूरतों को लेकर भारत की विविधता और खासकर लिंग्विस्टिक विविधता जो है उसको ध्यान में रखते हुए सर्वम एक बेहतरीन सॉल्यूशन है। बिल्कुल, भारत बहुत बड़ा देश है, कई तरह की भाषाएं यहाँ बोली जाती हैं, कई तरह की भाषाएं यहाँ लिखी जाती हैं, और इसी का कहीं ना कहीं सॉल्यूशन निकालने के लिए भारतीय स्टार्टअप्स यहाँ पर डेवलप किए गए हैं, और प्रधानमंत्री उन्हीं स्टार्टअप पेविलियंस का यहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं। ये हम दृश्य आपको दिखा रहे हैं। इंडिया एआई इम्पैक्ट एक्सपो 2026 का उद्घाटन कर चुके हैं प्रधानमंत्री, और उसके बाद एक्सपो में जो विभिन्न पेविलियन वहाँ पर लगे हुए हैं, उन पेविलियंस को प्रधानमंत्री वहाँ पर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री उनका अवलोकन कर रहे हैं। ये भारतीय कंपनियां हैं, भारतीय स्टार्टअप्स हैं जिनके साथ प्रधानमंत्री वहां मुलाकात कर रहे हैं, और उन स्टार्टअप्स को एक तरह से समझ रहे हैं। उन स्टार्टअप्स को, जिन लोगों ने इसकी शुरुआत की है, उनसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल, ये स्टार्टअप्स आप देख सकते हैं, ये जो आपके सामने इस वक्त प्रधानमंत्री वहाँ पर अवलोकन कर रहे हैं, चाहे हम हेल्थ सेक्टर की बात करें या दूसरे सेक्टर्स की हम बात करें, इस तरह के जो स्टार्टअप्स हैं वहाँ पर काफ़ी काम आते हैं। ये एआई तकनीक का उपयोग करके विभिन्न जो तकनीकी प्रदर्शन वहाँ पर किए गए हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण ये रहने वाले हैं मानवता के लिए, और प्रधानमंत्री इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं वहाँ पर। 13 देशों के पवेलियन यहाँ पर लगाए गए हैं, और 600 स्टार्टअप्स यहाँ पर मौजूद हैं। तो अपने आप में एक ऐसा मंच है जहाँ पर पूरी दुनिया का जो एआई के क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, एआई के क्षेत्र में काम करने वाले स्टार्टअप्स हैं, दूसरी कंपनियां हैं, वो यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर अवलोकन करते हुए विभिन्न जो वहाँ पर पवेलियन लगाए गए हैं उनका अवलोकन करते हुए। नीरज सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, प्रधानमंत्री वहाँ पर, हम दर्शकों को दिखा रहे हैं दृश्य, प्रधानमंत्री विभिन्न जो वहाँ पर पवेलियन है उनका अवलोकन कर रहे हैं। नीरज, देश के अलग अलग हिस्सों से, दुनिया के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर पहुंचे हैं, और इसमें एक बड़ी संख्या चंद्रशेखर जो भारत के स्टार्टअप्स की हैं। देखिए, बिल्कुल मैं वही बता रहा था चंद्रशेखर कि ये तमाम जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, और इन पवेलियन में ज्यादातर जो स्टार्टअप है वो भारत के जो स्टार्टअप हैं, खासतौर से एआई को लेकर। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आप देखें कि आज हर क्षेत्र में, चाहे भारत का कोई सा भी क्षेत्र हो, एआई से अछूता नहीं है, और एआई हर क्षेत्र में, खासतौर से हेल्थ के क्षेत्र में देखें